आइए कारों के पॉइंट्स पर चलें। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर के अंदर सबसे पहली रिपोर्टिंग हो रही है फिक्स्ड एसेट की, और फिक्स्ड एसेट पर हमें 5 ऑब्जर्वेशन देना है। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 ऑब्जर्वेशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट के ऊपर देना है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, हेलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कारों में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर क्या क्या दिया जाएगा, तो 5 पॉइंट कवर होंगे। पहला, और पहले के भी 2 पॉइंट, बड़ी परेशानी है भाई साहब। पहले के भी 2 पॉइंट, फिर 2, 3, 4, मतलब साला पागलपन की हद है। यानी अब अगर हम कारों के अंदर सबसे पहले आए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कारों, ये आपका पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और पहले ही पॉइंट के अंदर भी 2 पॉइंट। समझ में आया? अब इन 5 पॉइंट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? मेरे बैग में 2 कागज पड़े, वो ला के दे। बैग में पेपर पड़े, वो ला के दे। मेरा बैग पड़ा है ना, उसमें जो पेपर है वो ला के दे दे। 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। अब जब आप ऑडिट करेंगे तो इसे कहेंगे ए, इसे कहेंगे बी। ये है पैराग्राफ 3 का। अच्छा, कारों के अंदर जो क्लॉजेस चलते हैं वो रोमन 1, 2, 3 में चलते हैं दोस्त। तो पैराग्राफ 3 का क्लॉज 1 और क्लॉज 1 का भी ए, बी, सी, डी और ई, और ए का भी कैपिटल ए और कैपिटल बी। ओ भाई, अरेंजमेंट देख लो पहले। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कारों के अंदर 5 पॉइंट पर अपने को पॉइंट, अच्छा है क्लॉज ए की 21 क्लॉज में से पहला क्लॉज, यानी ये 21 में से पहला, ऐसे 21 है रोमन में। There are 21 रोमन क्लॉजेस, उसमें से एक ये है, और एक का सब क्लॉज ए, बी, सी, डी और ई, और उस ए के भी और क्लॉजेस हैं, एंड दे आर ए एंड बी। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कारों में पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ ए 3, सॉरी पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 1 क्लॉज ए सब क्लॉज कैपिटल ए। तो अब इस पर्टिकुलर क्लॉज में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंटेन किए हैं, and whether the company is maintaining proper record showing full particulars of intangible asset। यानी एक पीपीई के बारे में बात कर रहा है, एक इंटेंजिबल असेट के बारे में बात कर रहा है। गलती से भी मत लिखना कि टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट, एक पीपीई है और एक इंटेंजिबल असेट्स। हेलो, और दोनों के बारे में क्या पूछा जा रहा है
क्या प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हो? फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हेलो, नाउ अभी एक मिनट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कारों में पहला पॉइंट है पीपीई के बारे में और दूसरा पॉइंट है इंटेंजिबल्स के बारे में। तो देखा जाए कि अगर पीपी और इंटेंजिबल है तो फिर इसको पीपी बोलना उतना सही नहीं है, इसको अपन बोले फिक्स एसेट एंड कारो, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिक्स एसेट की दो कैटेगरी होती है, एक पीपी और दूसरा इंटेंजिबल। क्लियर? नाउ फिक्स एसेट्स एंड कारो, इसके अंदर दो पॉइंट पीपीई एंड इंटेंजिबल। अब सुनना ध्यान से, अगर वो आपसे पूछे कि पीपी के अंदर हमें क्या क्या देना है, तो उठा के दे के आना 1 2 3 4 5, ये मत दे आना। और इंटेंजिबल और कारो पूछे तो भाई साहब 1 2 3 4 5 दे के आना, ये मत दे आना। और अगर वो पूछे फिक्स एसेट एंड कारो, सब दे आना। देखना क्या पूछा उसने, गड़बड़ नहीं हो जाए। पूछ रहा पीपी, अपन इंटेंजिबल भी दे रहे, पूछ रहा इंटेंजिबल, अपन पीपी भी दे रहे, पूछ रहा फिक्स एसेट, सारे दे आओ। तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे सिर्फ रिपोर्टिंग क्लॉज पूछेगा कि रिपोर्टिंग क्या क्या करनी है, इंक्वायरी क्या क्या करनी है, ये पूछेगा वो। अब पीपी में हमने क्या बोला कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं, वेदर कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी, लेकिन उसके अंदर डिटेल जो रहेंगी, डिटेल्स तो रहेंगी, लेकिन उसके अंदर इंक्लूडिंग क्या रहेगी? इंक्लूडिंग क्वांटिटी, इंक्लूडिंग लोकेशन, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड लोकेशन और सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बाकी डिटेल तो रहेंगी रहेंगी, अरे बाबू बाकी डिटेल तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन ये डिटेल होना जरूरी है। और इंटेंजिबल के लिए तो सिर्फ इतना लिखा है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल की सिचुएशन कहां से लाएंगे जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वांटिटी तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिचुएशन की बात ही नहीं आती, क्योंकि तो जहां है वहां है। सो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, फुल पर्टिकुलर के साथ। लेकिन ये नहीं लिखा कि फुल पर्टिकुलर में क्या 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 क्या, दे हैव नॉट गिवन। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? तो प्रॉपर्टी प्लांट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आया, तो पहले पॉइंट का नाम अपन रख देते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स। एवरीवन आगे बढ़े, चलिए दूसरा पॉइंट यानी बी, whether these property plant and equipment has been physically verified by the management in reasonable interval, and whether any material discrepancy are noticed on such verification, and if so whether same have been properly dealt with in books of accounts। अगला पॉइंट सिर्फ पीपीई का है, इंटेंजिबल का नहीं है। ध्यान रखना, अगर इंटेंजिबल का क्वेश्चन पूछे तो इंटेंजिबल वाला पॉइंट लिख के आना। पॉइंट बी भी इंटेंजिबल का नहीं है, इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट? पीपीई। ये पॉइंट पीपीई का है, लेकिन पीपीई के फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट है ये। क्या मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल पर, मैनेजमेंट हैज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई एट रीजनेबल इंटरवल है, एट रीजनेबल इंटरवल।
अब देखो, अगर मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो हो सकता है वेदर डिस्क्रिपेंसी मिलेंगी। अले हेलो, जब फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो डिस्क्रिपेंसीज भी तो मिलेंगी, और अगर डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं तो वेदर दे हैव बीन करेक्टेड। अरे यार, तीनों चीजें तो बिल्कुल ही क्लियर है। कारों में दिमाग थोड़ी लगाना है, कारों में तो रिपोर्टिंग देखना क्या क्या करनी है भाई। सबसे पहली बात, क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया? दूसरी बात, क्या रीजनेबल जब आपने किया तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली? वेदर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, और अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो करेक्ट हुई कि नहीं। यानी पहला काम कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया, तो आपको गलतियां मिली कि नहीं, और गलतियां मिली तो आपने करेक्ट कर दी कि नहीं। ओ प्यारे, लिखने से पहले समझना, उसके बाद लिख लेना। अब बात आती है कि सर रीजनेबल इंटरवल क्या होता है। अगर सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है, इंदौर में एक फैक्ट्री है बस, तो साल में कम से कम एक बार, और अगर मेरी पूरी दुनिया में फैक्ट्री है तो 3 साल में कम से कम एक बार नंबर आना चाहिए। हेलो, ये कौन लिखा है? अरे ये गाइडेंस नोट में लिखा है। ये गाइडेंस नोट क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कारों के ऊपर गाइडेंस नोट निकाला है। तो हमसे गाइडेंस नोट पूछ लेंगे क्या? मालूम नहीं, जितना एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल में उतना तो देना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट हैज फिजिकल, क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया? तो रीजनेबल इंटरवल क्या? सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है तो साल में एक बार, और मल्टी लोकेटेड बिजनेस है तो 3 साल में एक बार। अच्छा, ये मैनेजमेंट को खुद को करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, आप इंटरनल ऑडिटर से करवा लो। अरे बाबूजी, आपको खुद करना जरूरी किसने कहा? आप चाहो तो इंटरनल ऑडिटर से करवा लो यार। अब सर, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया फर्नीचर का, 50 बेंचें कम निकली, उठाई ले गए लोग। तो 1 मिनट रुको, मैनेजमेंट कर रहा है कि ऑडिटर कर रहा है ये वेरिफिकेशन? मैनेजमेंट। अरे अंकल, कौन कर रहे हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ही गलती मिलेगी तो मैनेजमेंट को अपनी बुक्स में लॉस ऑफ फर्नीचर डेबिट करना पड़ेगा। करा कि नहीं करा? करेक्शन किया। ऑडिटर 3 चीज देखेगा, क्यों रे? वेरिफिकेशन किया तो हो, गलतियां मिली, हाँ ठीक कर ली, हाँ बढ़िया। फिजिकल वेरिफिकेशन किया, हाँ गलतियां मिली ना, ठीक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, अभी जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये 5% भी नहीं है कारों का। क्योंकि कल मेरी एक बुक लॉन्च हो रही है कारों पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। दैट इज ऑफ 400 पेजेस, 400 पेज की किताब है वो, जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए लिखी गई है। इट इज ऑफ 400 पेजेस। तो ये जो तुम पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं है, मतलब अपन खाली छू के निकल रहे। तो इतने ही अपने को अपन क्या करें, दैट वी हैव इन आवर कोर्स नाउ। तो मैनेजमेंट हैज मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, हाउ? रीजनेबल इंटरवल पर किया, हाँ। गलती मिली। क्या गलती मिली? 2 बेंच कम थी। 2 बेंच मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है। हेलो, 2 बेंच मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो मत सुधार, तो अगले साल प्राइवेट आइटम कर लेना। मटेरियलिटी हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। गॉट इट? आगे बढ़ू।
मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो वहां पे लॉन्च हो रही है। मेंबर्स के लिए लिखी, स्टूडेंट के लिए लिखी होती तो तुमको पार्टी देता। मेंबर्स के लिए लिखी तो मेंबर्स पार्टी देंगे मेरे को। नाउ अब नेक्स्ट, वो तो तुमको दे दूंगा ना मैं, कल लॉन्च तो हो जाए मेरी बुक लॉन्च फिर। नाउ अब आगे नेक्स्ट वन, सी वेदर द टाइटल, एक मिनट, पहले अपन ने क्या देख लिया, रिकॉर्ड है, और बोले रिकॉर्ड में लिखी हुई है यार प्रॉपर्टी प्लांट, और फिजिकली भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिजिकली और जो रिकॉर्ड में इनकी है ही नहीं। टाइटल भी तो देखना पड़ता है कि नहीं। आपको ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए थे असर्शन, एक तो एग्जिस्टेंस था, तो ये भी तो एग्जिस्टेंस चेक हुआ है। हेलो, ऑनरशिप तो बची है ना। तो अब वो बोलते हैं सी में टाइटल डीड देख भाई, we have to take care of title deeds whether the title deed of all the immovable property other than properties where the company's lessee and lease agreement are duly executed in favor of lessee. So title deeds of all immovable property, भैया अपने को किसकी टाइटल डीड देखनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। तो यहां भी इंटेंजिबल नहीं आएगा। ये भी पॉइंट किससे रिलेटेड है, टेंजिबल, और वो भी टेंजिबल में से भी इमूवेबल। अब आपसे उसने पूछ लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कारों में क्या है, एक ही पॉइंट, बाकी दो नहीं है। गधड़ों, दोनों तो आएंगे ही ना। ये वाला अरे यार, ये वाला पॉइंट तो आएगा ही ना, और ये वाला भी आएगा ही। क्यों लैंड का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे क्या? तो अब उस लैंड की क्या देख रहे हैं अपन, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं देखना टाइटल डीड। अगर मशीनरी मूवेबल है तो, इमूवेबल हो तो देखना ही पड़ेगा। यू हैव टू। चलिए, कार वार बाद में देखेंगे, अभी अपन बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो वेदर द टाइटल डीड्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो किसके नाम में है, कंपनी के नाम में। और हायर परचेज पे ले रखी है, फाइनेंस लीज पे रखी है, तो तुम्हारे नाम में कहां से आएगी, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाओगे तुम्हारे नाम में नहीं आएगी। उनको छोड़ के बाकी की टाइटल डीड आपके पास होनी चाहिए। तो हायर परचेज पे लैंड तो आती नहीं है, लेकिन लीज पे तो आती है। फाइनेंस लीज पे तो लैंड ले सकते हो आप। तो फाइनेंस लीज पे अगर लैंड लिए तो लैंड आपके नाम में होनी ही नहीं है जब तक लीज रेंट पूरा नहीं हो जाए, वो बात है। ओके, अगर नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी। इफ नॉट, अगर नहीं है, प्रोवाइड द डिटेल्स। क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी कौन सी है, ग्रॉस वैल्यू कितनी है, किसके नाम में रखी है, जिसके नाम में रखी है वो प्रमोटर डायरेक्टर या उसका रिलेटिव तो नहीं है, कितने पीरियड के लिए रखी है, क्यों रखी है। मान लो आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया उसने कि आप ऑडिट कर रहे हो एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड का ऑडिट करते समय आपको यह पता चलता है कि एक लैंड जो है वो डायरेक्टर के नाम पे है, कंपनी के नाम पे नहीं है। बताइए कारों में क्या रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कारों में रिपोर्ट करेंगे कि ये लैंड है, इसकी ग्रॉस वैल्यू 2 करोड़ है, ये डायरेक्टर के नाम में रखी गई है, हेल्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर राधेश्याम गुप्ता हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देन फ्रॉम लास्ट 6 years ये उनके नाम में है, और रीजन उनके नाम में क्यों है, तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि ही इज द ओनली डायरेक्टर हु प्रमोटेड द कंपनी
एंड कंपनी हैज नॉट हैव मच वैल्यू, और यही 98% शेयर तो इनके ही पास है, कंपनी के पास इसलिए नहीं किया कि अभी स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी तो अभी ट्रांसफर नहीं किए, वॉट एवर रीजन लिखना पड़ेगा। हेलो, अगला पॉइंट, वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपीई। भाई साहब ये पॉइंट भी इंटेंजिबल पे नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेंजिबल का तो रिवैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं, अपन पढ़ चुके हैं एस 26 में। हेलो, ये पॉइंट भी इंटेंजिबल पे कैसे लगेगा, क्योंकि तो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है। क्या ड्यूरिंग द ईयर पीपीई का रिवैल्यूएशन हुआ, टेंजिबल या इंटेंजिबल का? इंटेंजिबल का तो पॉसिबल ही नहीं है, एस लग रहे हैं तो, इंड एस लग रहे हैं तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन एस में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो नॉर्मली जिनके ऊपर एस लग रहे हैं उनको तो इंटेंजिबल वाली बात आएगी नहीं, जिन पे इंड एस लग रहे हैं वहां इंटेंजिबल में भी ये पॉइंट आ जाएगा। इफ सो whether the revaluation is based on valuation by registered valuer, पहली बात, whether PPE or intangible asset revalued during the year. If so, अगर किए हैं तो it is by तरुण सर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ऐसा नहीं कि निखिल गोगरूज करा लिया, हाँ, वी नीड तरुण सर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ओ, तरुण सर भी किस लिए होते हैं? शेयर और सिक्योरिटी के लिए। तरुण सर कैन नॉट वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनके लिए तो आपको अलग वैल्यूअर लेके आने पड़ेंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियर होंगे वो। तरुण सर तो इंटेंजिबल का कर सकते हैं, शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनका वैल्यूएशन करते हैं तरुण सर। तो वैल्यूअर भी आपको वो चाहिए जो टेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन कर पाए। ओके, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करना पड़ेगा। और कितना अमाउंट ऑफ चेंज है वो बताओ, अमाउंट ऑफ चेंज इन वैल्यू कितना आया, और अगर चेंज 10% और मोर है तो ही बताना। इफ चेंजेस मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, असेट की नेट बुक वैल्यू का 10% या उससे ज्यादा चेंज हो रहा हो तो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज। Specify the amount of change in value if change is more than or equal to 10% of the net book value. पहला है whether property, plant and equipment or intangible asset or both during the year revalued. If so, whether the revaluation is based on registered valuer. उसके बाद बोला specify the amount of change if change is 10% or मोर। मतलब ये दो तो आपको हमेशा ही रिपोर्ट करना है, और ये तब रिपोर्ट करना है जब 10% जाओ, नहीं तो ये रिपोर्ट करना है कि दो द चेंजेस देयर बट इट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट बुक वैल्यू। कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच एसेट ऑफ पीपी, नेट कैरिंग वैल्यू जो बुक्स में चल रही थी आपकी डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, उस नेट बुक वैल्यू का 10% और मोर से ज्यादा का चेंज हो, चेंजेस 10% और मोर हो, तो वो अमाउंट भी बताना कि कितना चेंज हुआ, नहीं तो अमाउंट बताने की जरूरत नहीं। अरे कुछ समझ में आया? अगली बात जरा देखकर बताना, कंपनी ने बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड तो नहीं कर रखी? बेनामी प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के नाम में प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा कंपनी ने नहीं लिया है, कोई भलती नहीं दिया है। मेरे नाम में प्रॉपर्टी है लेकिन मैंने अपने सोर्स से खरीदी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? बेनामी प्रॉपर्टी। So whether the proceedings have been initiated
और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। प्रोसीडिंग्स या तो इनिशिएटेड हो आइदर इनिशिएटेड और पेंडिंग, या तो इनिशिएटेड हो या पेंडिंग हो अगेंस्ट कंपनी। डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, अगेंस्ट कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। यानी ये वाला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट बेनामी प्रॉपर्टी। और अगर है एंड इफ इट इज देयर, इफ सो कंपनी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी के पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू द अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे जो अलग, और यहां अलग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। कारों में तो चिल्लाएंगे ही हम। भाई साहब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी हम दोनों की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट और कारों की। अब अगर मान लो अपने से वो खाली इंटेंजिबल के पॉइंट पूछेगा तो अपन कौन कौन से देके आएंगे? एक तो ये वाला, दूसरा टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो छोड़ दो, दूसरा रिवैल्यूएशन वाला, और तीसरा बेनामी प्रॉपर्टी वाला। इंटेंजिबल बेनामी भी हो सकती है, वैसे बेनामी प्रॉपर्टी जो होती है वो इमूवेबल एसेट्स ही होती है, तो देखा जाए तो ई भी लगना नहीं है, बट ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट तो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, टेंजिबल से रिलेटेड है ही है, बात तो सारे पॉइंट है इंटेंजिबल का छोड़कर। अगर आपसे पूछ ले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या करना है, तो ये नहीं देना है, और यहाँ इंटेंजिबल एसेट है वो हटा देना, बाकी सारे पॉइंट दे देना। हेलो, आपको वहां देखना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में कितने पॉइंट हो गए बाबा? एक मिनट, शॉर्टेस्ट समरी भी तो बनानी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट समरी में फिक्स्ड एसेट के अंदर ए बी सी डी और ई पॉइंट हैं। ए है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बी है फिजिकल वेरिफिकेशन, सी क्या है? टाइटल डीड, डी क्या है? रिवैल्यूएशन, और ई क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी। हो सर मैं याद करूं पीपीटीआरबी? नहीं, पीपीटीआरबी नहीं। हेलो, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन में एग्जिस्टेंस देखेंगे। देखो एक मिनट ध्यान से सुनो, ये तो कंप्लीटनेस देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं एग्जिस्टेंस, अरे दादा यहां देख रहे हैं ऑनरशिप, यहां देख रहे हैं वैल्यूएशन, ओहो, और यहां पर ऑनरशिप एक बार और देखिए कि बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है। एक तो ये कि दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी तो नहीं बताई, और एक अपनी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं होगी दूसरे के पास तो नहीं है। अरे दादा दोनों चीजें देखी हैं ध्यान से। हेलो, अब ये है कोर्स में तो अपन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना बेटा। हेलो,
आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट बोलो। 10% और मोर ऑफ नेट बुक वैल्यू, 10% और मोर ऑफ नेट बुक वैल्यू, नेट कैरिंग अमाउंट। नेट कैरिंग अमाउंट मतलब डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। हेलो, दूसरा टॉपिक आता है दोस्त, इन्वेंट्री एंड कारो। ओ, अगला पॉइंट इन्वेंटरी एंड कारो। ऑडिटर को इन्वेंट्री के बारे में क्या क्या बकना है सर? इन्वेंट्री एंड कारो, पैरा 3 क्लॉज 2, और उस क्लॉज 2 के अंदर सब क्लॉज ए और बी दो ही हैं। नहीं रुको, हाँ, ए और बी दो ही। बहुत कंफ्यूजिंग है बॉस, कॉपी में बना लेना, नहीं तो भेरू हो जाओगे वो देख के, तो कागज देख लिया तो। गाइडेंस नोट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। अरे भगवान, सेंट्रली लोकेटेड हो तो 1 साल में, और अगर सेंट्रली लोकेटेड नहीं है तो 3 साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। हेलो, नहीं करा तो ऑडिटर लिख देगा नहीं करा। चलिए, ए पॉइंट, मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रीजनेबल इंटरवल पर किया या नहीं? अरे वाह, ये तो वही वाला पॉइंट आ गया जी। दूसरी बात, कवरेज एंड प्रोसीजर, एप्रोप्रिएट थी। डिस्क्रिपेंसीज मिली क्या? 10% और मोर in aggregate for each class of inventory. अगर है dealt with properly or not, समझाता हूं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे 501 पड़ा हुआ है दादा, कोई नई बात नहीं कर रहा है। अपने को 501 में जाना ही इस कारण पड़ा क्योंकि वो ईयर एंड इन्वेंट्री कर रहा है, और ये कार वाला अपने से पूछ रहा, जाके देख तो जरा फिजिकल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया कि नहीं इसने। और सर किया तो जरा देख कि उसका कवरेज और प्रोसीजर सही है कि नहीं है। याद है अपन वहां जाते थे ऐसे 501 में जाके अपन इन्वेंट्री की 4 चीजें चेक करते थे कि क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल काउंट पे अपन जाके अटेंड करते थे तो देखते थे कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, प्रोसीजर क्या लगा रहे हैं, है ना। उसके बाद अपन वहां पे जाके टेस्ट भी लगाते थे खुद भी, ओहो, फिर रिकॉर्ड से टेस्ट करते थे। 4 काम वहां करते थे वो यहां भी कर रहे हैं। वहां वो 4 काम इसलिए करते थे क्योंकि यहां ये दे दिया। पहली बात, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पर किया? अगर किया तो कवरेज और प्रोसीजर सही थे कि नहीं? क्या डिस्क्रिपेंसी मिली? और अगर डिस्क्रिपेंसी 10% ऑफ ईच क्लास की वैल्यू से ज्यादा हो, ईच क्लास मतलब WIP, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल,
एंड कंज्यूमेबल। अरे ईच क्लास मतलब क्या, इन्वेंट्री की क्लास तीन ही होती है, एक होती है रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल, एक होती है WIP, एक होती है फिनिश गुड्स। तीनों में 10-10% की वैल्यू से ज्यादा या वैल्यू के बराबर अगर डिस्क्रिपेंसी मिली है तो इसी साल सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो अगले साल ले जाना, प्राइम पीरियड आइटम कर लेना, और क्या। अरे हेलो, ओ हो, कुछ समझ में आया कि नहीं? सिंपल रिपोर्टिंग है, लेकिन यहां रीजनेबल इंटरवल मतलब क्या? अगर सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है, एक ही जगह से आप क्या कर रहे हो, एक ही जगह से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो साल में एक से ज्यादा बार। और अगर मल्टी लोकेटेड बिजनेस है तो साल में एक बार तो करना ही पड़ेगा। हेलो, ये कहा दिया? गाइडेंस नोट में दिया। हाँ बस रुक जाओ, नहीं तो तुम फिर अपनी हाँकने लग जाओगे। नहीं नहीं नहीं, गाइडेंस नोट में दिया। आगे बढ़े। तो मैनेजमेंट अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसे रीजनेबल इंटरवल पर क्या करना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन हमें रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया या नहीं। दूसरा, हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो कवरेज और प्रोसीजर लगाए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तीसरा, हम ये देखेंगे कि 10% और मोर वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री से ज्यादा गलतियां मिली हैं तो उन्हें ठीक करवाया गया या नहीं करवाया गया। क्या ये क्लियर है? नाउ बी। तो ये तो अपना पॉइंट हो गया साहब, फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पॉइंट। अगला पॉइंट जबरदस्त है। क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए से ऊपर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन द बेसिस ऑफ करंट असेट सैंक्शन हुई है? मतलब ये पॉइंट सिर्फ उन कंपनीज पे लगेगा जिनमें वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है या 5 करोड़ है, एक्सेस ऑफ 5 करोड़। इफ वर्किंग कैपिटल लिमिट is more than 5 crores from bank and FI secured by current asset, quarterly statement if working capital limit is more than 5 crores from bank and FI secured by current assets, सीए की जगह करंट एसेट लिख लेना, नहीं तो वहां फिर फोन लगा पूछोगे सीए को क्यों सिक्योरिटी रखी, करंट एसेट। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो बैंक में फाइल होने होते हैं या मंथली स्टेटमेंट जो भी बैंक में फाइल होने होते हैं, और स्टेटमेंट्स filed in the bank are matching, are in agreement with books of accounts. लो भैया, गजब का पॉइंट आ गया। अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट मोर देन 5 करोड़ है फ्रॉम बैंक एंड FI सिक्योर्ड बाय करंट असेट्स, क्वार्टरली स्टेटमेंट या स्टेटमेंट फाइल्ड इन बैंक आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी बैंक को जो तुमने बताया, क्या करते थे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि बैलेंस शीट में तो फिगर जो जा रहे हैं स्टॉक के वो जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट ज्यादा मिल जाए उसके लिए वैल्यूएशन एसेट का ज्यादा करके बैंक में ज्यादा बता देते थे, तो बैंक ज्यादा लोन दे देता था। अब बैंक को भी समझ में आ गई कि बहुत गड़बड़ हो रही, तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा भाई तू ही तेरी ऑडिट रिपोर्ट में लिख ले कि जितना लोन सिक्योर्ड बाय बैंक 5 करोड़ से ऊपर अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट किसी की सैंक्शन है तो भाई
ऑडिटर तुम ये देखो कि उस कंपनी ने बैंक को जो डिटेल दे रखी है वर्किंग कैपिटल सिक्योरिटी की क्वार्टरली, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रही कि नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और दिख रहा है और क्वार्टरली स्टेटमेंट में कुछ और दिख रहा है। हेलो, इट शुड नॉट बी लाइक कि यहां कुछ और दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। एंड इफ नॉट, गिव डिटेल्स। अगर नहीं है तो डिटेल्स दीजिए। हेलो, आगे बढ़ें। ओ भाई, कुछ क्लियर हुआ? यहां लिखना है वर्किंग कैपिटल लोन मोर देन 5 करोड़। तो इसकी शॉर्ट समरी क्या हो गई अपने पास? इन्वेंट्री एंड कारो की, इन्वेंट्री एंड कारो की शॉर्ट समरी हो गई सर, 2 ही पॉइंट। पहला फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन मोर देन 5 करोड़। अपना शॉर्ट टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमारी शॉर्ट समरी, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन मोर देन 5 करोड़। ये 2 पॉइंट किससे रिलेटेड है दोस्त? और यहां सारे वर्किंग कैपिटल लोन नहीं है दोस्त, बैंक और एफआई वाले ही है। और एफआई वाले जहां पे आ जाते हैं वहां पे एनबीएफसी वाले भी आ जाते हैं, कल ही बताया था। आगे बढ़े। तो पहला पॉइंट था फिक्स एसेट और कारो, दूसरा पॉइंट था इन्वेंट्री एंड कारो। अब तीसरा जबरजंग पॉइंट आता है एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस इन कारो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस एंड कारो। इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन ही लिख लो। भाई साहब, इसमें तो आग लगी पड़ी है। टोटल इसमें कितने पॉइंट हैं? 5। वही है ए बी सी, हाँ 6, सॉरी, ए बी सी डी ई और एफ, और ए में भी 2। अरे रे 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 रे, और पैराग्राफ कौन सा है? 3 का 3rd। अरे बाबा रे बाबा, क्या हो रहा है ये हमारी जिंदगी में? अब बताओ, अगर इसको बीच में पढ़ा देता तो? पीछे से आवाज आती मारो मारो। हेलो, नाउ इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस। जब भी आपको लगे कि आप बोर सरीके हो रहे हैं, जब भी आपको लगे कि ये तो झिलाऊ टॉपिक है, जब भी आपको लगे कि ये तो झिलाऊ टीचर है, जब भी आपको लगे कि आज का दिन कितना बोर है,
जब भी आपको लगे कि ये लेक्चर नहीं झिल रहा है तो आप सिर्फ एक चीज की कल्पना करना कि रिजल्ट आया नहीं, पहले पेपर आया, पेपर में यही पॉइंट आया, अपन लिख के नहीं आए, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट निगेटिव आया, अपने को 6 महीने बाद फिर से एग्जाम देनी पड़ रही है। ऐसा जब आप मन में विचार करोगे आपका मन लगने लग जाएगा। करके देखो। नाउ हाँ, तो मतलब बहुत क्लियर सा ज्ञान है। तो इसमें क्या रिकॉर्ड कर रहा है? दो आज क्या मीम बनाएगा मेरी? नाउ नहीं सर, मैं बार बार चला के देखूंगा क्या मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। नाउ उधर से आ गई, बोले सर सब बढ़िया लग रहा, अब आगे बढ़ाओ, मजा आ गया। नाउ अरे तुम लोग एसी में बैठे हो। नाउ चलें आगे। अंकल, हर व्यक्ति जो यहां बैठा है ना वो उतने इनकम्प्लीट है जितना वो कूलर है। जिसे मैं जैसा पढ़ा रहा हूं मैं इससे बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम जितना अच्छा पढ़ सकते हो तुम नहीं पढ़ रहे हो कि तुम इससे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हो। वो कूलर है, वो ठंडक दे सकता है लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट ऑलवेज। कंप्लीट मैन इज ओनली इन रेमंड्स। लेट्स स्टार्ट। डसने के लिए माफी, आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड कारो, आओ। अब आगे फैन ऑफ करके बैठे हैं तो नींद नहीं आ रही है, बताओ खाना खा लिया ढेर सारा, अब फैन ऑफ करके बैठे हैं, ऐसे जग रहे। नाउ अब आगे कैमरे चालू करवाऊं? नहीं, वहां कितने सलमान खान बैठे होंगे। और अब तो गर्मी आ गई, बिल्कुल ही दृश्यमान दृश्य नहीं होगा। आप नहीं चालू करें कैमरे। चलिए, अरे नहीं भैया, चले आगे। तुम बैंड बाजे वाले से क्या बोल रहे हो? धर्मशाला में एसी लगवाओ। चले आगे। लेट्स स्टार्ट। 3-3 ए। अब वेदर इन्वेंट्री की बात आते हैं लोन पे। ये सब टुच्ची बातें हैं और ये सब फालतू की बातें मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि एक मोनोटोनी को तोड़ना था। अब वापस आ जाओ टुच्ची बातों के बाद वापस लेवल पे। और मैं क्या है इतने लेवल की बात आपसे करता हूं तो मेरे को डर लगने लग जाता है कि कहीं आप लेवल पे तो नहीं चले गए। फिर मैं ऐसी टुच्ची बातें करता हूं, आप हंस लेते हो तो मैं समझ जाता हूं कि अभी भी उतना ही है। सो बदले नहीं। सो 3-3 लेट्स मूव। वेदर ड्यूरिंग द ईयर company has made investment in providing any guarantee or security or granted any loan or advances in the nature of loan, secured or unsecured, to company, firm, limited liability partnership or any other parties. If so, whether during the year company has provided advances. रुक जाओ, पहले तो टाइटल ही क्लियर करो। मतलब 3-3 शुरू जो हो रहा है वही जबरदस्त चालू हो रहा है। 3-3 का टाइटल ही बहुत बड़ा है। 3-3 कहता है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए, पहली बात। या गारंटी दी या सिक्योरिटी दी या लोन्स दिए या ऐसे एडवांसेस दिए जो लोन के नेचर के हैं, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड। अरे रे 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 रे, बहुत बड़ा काम है। ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, लोन्स दिए या एडवांसेस दिए जो नेचर ऑफ लोन है, चाहे सिक्योर्ड चाहे
अनसिक्योर्ड, यानी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, किस किस को, किस किस को लोन दिए, सिक्योरिटी दी? अरे भाई किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी एलएलपी को या किसी भी अदर पार्टी को, मतलब सभी आ गए, ऑल पर्सन्स कवर्ड। हेलो, इसलिए अब वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किए या किसी के लोन के लिए गारंटी दे दी या किसी के लोन के लिए सिक्योरिटी दे दी या किसी को लोन ही दे दिया या किसी को ऐसा एडवांस दिया जो नेचर ऑफ लोन है, और चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है, किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म को, किसी भी एलएलपी को, किसी भी कंपनी को, नीचे से ऊपर चालू हो जाओ, पर्सन, फर्म, एलएलपी, कंपनी, किसी को भी दिया। ओके, अगर दिया है तो दो बातें, अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है, लोन और प्रोवाइडेड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन और stood a guarantee or provide security to any other entity, if so indicate, किसी को भी किया तो ए में आपको इंडिकेट करना है क्या, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, so lended or guaranteed, so lent, so lent and guaranteed, अमाउंट जो आपने लेंट किया या गारंटी दी, लेकिन ये पॉइंट एनबीएफसी पे मत लगाना, क्योंकि एनबीएफसी तो काम ही लोन देने का है। नगर पालिका के टैंकर, जल्दी बैठ, क्या सबकी बोतल भर के लाया तू? चलिए जल्दी, हाँ तो ठीक है, समाज सेवा है, सही बात। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, इनको एग्जाम में प्यास लग जाए तो तू पानी लेने मत चला जाना, अपने को एग्जाम का पेपर देना है यार। चलिए, नीचे जाके 10-12 लोगों की बोतल भर के लाया भाई, और सबको बांट रहा है पूरी क्लास में। बताओ मतलब क्या करूं इसका? एग्रीगेट कौन था? अपना छोटा हार्दिक। एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, सो लेंट और गारंटीड, क्या अमाउंट आपने लेंट किया है और गारंटी दी है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट डेट पर कितना है, और बैलेंस आउटस्टैंडिंग किसके बारे में बताना है? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, किनके लिए? सिर्फ उनके लिए जो एडवांस दिए गए, किसको? सब्सिडरीज को, एसोसिएट्स को और जॉइंट वेंचर्स को। हर लोन की बात नहीं करनी है, रिलेटेड पार्टी लोन लेना है भी। अरे यार सर अपन हैं कहां? अरे रुको रुको रुको, हम हैं, टॉपिक बड़ा है, इन्वेस्टमेंट एंड लोन एंड कारो। फिर उसने हमसे पूछा 3 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज 3 क्लॉज 3 में क्या पूछा? ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन या एडवांसेज इन नेचर ऑफ लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दिए? कहां दिए? हाँ दिए। तो फिर एक काम कर, एग्रीगेट अमाउंट कितना है और बैलेंस शीट के दिन आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ इनका सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का, वो रिपोर्ट कर दो। अरे भगवान,
अगर मैंने टाइटल कंप्लीट ही नहीं किया होगा, मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन ही नहीं दिया होगा, तो मैं पहला पॉइंट कैसे रिपोर्ट करूंगा? ड्यूरिंग द ईयर लोन दिया क्या? हाँ, रिलेटेड पार्टी को दिया तो ये मैं बता। हेलो, फिर अदर पार्टीज का, उसके बाद सेम, बी में सेम लिखना है लेकिन अदर पार्टीज, अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। सेम 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 मतलब किधर का सेम? अरे गधड़े, ये वाला सेम का फुल फॉर्म पूछ रहा तू? शेम शेम। आगे बढ़े। अदर देन SAJV मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। तुम क्या समझो? ओहो, हाँ टॉप पे SD मतलब नहीं, SU है वो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कोडवर्ड समझा कर यार। तो भाई सबसे पहले तो ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी, कोई एडवांसेज इन नेचर ऑफ लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड आपने दिया है? बोले हाँ दिया है। तो बोले पहले एक बात कर कि ये बता कि कितना एग्रीगेट लोन ड्यूरिंग द ईयर दिया और उसका आउटस्टैंडिंग कितना है। पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग द ईयर जो दिया और उसका आउटस्टैंडिंग कितना है ये बताना है इधर भी। और विथ रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर अलग रिपोर्ट करना है और अदर अलग रिपोर्ट करना है। आगे बढ़े। ए और बी, ये पहला पॉइंट किससे रिलेटेड था? लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटी और सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड था। एक रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था और एक नॉन रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था। अरे सर, एक पॉइंट रिलेटेड पार्टी से, एक पॉइंट नॉट रिलेटेड पार्टी से है। एनी डाउट्स? आगे बढ़ू। बी पॉइंट, अब ए के बाद आता है बी। वो कहता है कि क्या इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, इनकी सबकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज तो नहीं है? तो आ जाओ। इन्वेस्टमेंट, वेदर इन्वेस्टमेंट, गारंटीज, लोन, सिक्योरिटीज, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वेदर प्रीजुडिशियल टू कंपनी। कहीं ऐसे लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिए जहां कंपनी को करना नहीं चाहिए था, शेयर होल्डर को नुकसान हो जाएगा। हेलो, प्रीजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट। और ये क्या है? IGLS, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, लोन एंड सिक्योरिटी। अगर कंपनी ने प्रोवाइड की है किसी थर्ड पर्सन के लिए या खुद के लिए, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल टू द कंपनी और इंटरेस्ट तो नहीं है। तीसरा, लोन्स एंड एडवांसेस, शेड्यूल्ड रीपेमेंट हो रहा है या नहीं? शेड्यूल्ड रीपेमेंट हो रहा है या नहीं ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, दोनों का।
उसके बाद डी पॉइंट में आते हैं दैट इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू, फॉर मोर देन 90 डेज, ये एनपीएल है यहां पे, if amount is more than 90 days, state the amount and whether reasonable steps taken, whether reasonable steps taken or not. ये सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस के लिए ही आएगा, डी वाला पॉइंट। सेकेंड वाला लोन्स एंड एडवांसेस पे ही है सिर्फ। हाँ, वेदर प्रिजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लेना, कम इंटरेस्ट पे लोन दे देना, लॉसेस वाली कंपनी में बिना सोचे इन्वेस्ट कर देना, डिफंक्ट कंपनीज हो रही उनकी गारंटी दे देना, ऐसे काम मत करो जहां पे पैसे राख हो जाए। डोंट डू दैट। ऐसा ऑडिटर से पूछा कि कहीं ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं लोग। नाउ अब मान लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अगली पॉइंट जो लिखना है वो क्या है कि अगर मान लो इस साल लोन रिकवर होने वाला था, ये एडवांस जो दिया वो ये लिख लिया इतना, पहले लिख लो फिर बताता हूं। आगे बढ़े। नाउ ई पॉइंट, ई पॉइंट कहता है if there is loan or advance in nature of loan was fallen due for recovery, whether any reschedulement or settlement has been made. If so, report. और क्या है ये? अगर लोन या एडवांसेज इन नेचर ऑफ लोन फॉलन ड्यू फॉर द रिकवरी, मैं सब एक साथ समराइज करूंगा, मैं टेंशन लो, पहले लिख लो। Whether any reschedulement or settlement has been made, if so reported. Reschedulement or granting new or
settlement has been made? If so, report. And last, whether any reschedulement or granting new or settlement, reschedulement or granting new or settlement has been made. आखिरी पॉइंट और खतरनाक। पहले 1 मिनट, हम पढ़ क्या रहे हैं सर? इतना मालूम है कारो पढ़ रहे हैं। हाँ, कारो के अंदर पैराग्राफ 3 पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 3 में पहले पढ़ा फिक्स असेट, उसमें थे कितने पॉइंट? 5, विथ पहले पॉइंट में 2। उसके बाद आया इन्वेंट्री, उसमें थे 2। तीसरा आया इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड कारो, इसमें है कुल जमा 6 पॉइंट। 6 में भी पहले पॉइंट में 2। हेलो, अब ये बात कर रहा है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी और लोन दे रखे हैं? पहला पॉइंट तो उन्होंने दे दिया कि लोन्स एंड एडवांसेस और गारंटी अगर दी है, किसके बारे में? रिलेटेड पार्टी के बारे में। तो भैया ये बताओ कि एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, और ऐसे ही अदर पार्टी के बारे में भी बताओ। फिर दूसरी बात पे आया कि अगर इन्वेस्टमेंट, गारंटी, लोन या सिक्योरिटी दे रखी है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के अधिकारों के विरुद्ध, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि लोन तुमने औने पौने दावों पे बांट दिया, तुमने किसी को 4% पे लोन दे दिया और तुम्हारी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो 12% पे, तो 12% पे तुमने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करवा रखी है, आदमी को 4% पे लोन क्यों दे दिया भैया? क्या कारण था? देन अगर लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए हैं तो वो शेड्यूल्ड रीपेमेंट उनका हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल तो रिपोर्ट करो, और नहीं हो रहा है तो रीजनेबल स्टेप अमाउंट भी बताओ और तुमने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए वो बताओ उन लोन के बारे में जो 90 दिनों से ज्यादा से ओवरड्यू हो गए। हेलो, फिर बोला कि अगर देयर इज अ लोन और एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन जो रीपेमेंट के लिए फॉलन ड्यू हो रहा था, तो कहीं ड्यूरिंग द ईयर उसको नया लोन तो नहीं दे दिया, या उससे कोई रीस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूलमेंट तो नहीं कर लिया, या उससे कोई सेटलमेंट तो नहीं कर लिया? अगर किया है तो लिखो। अब आखिरी में जो बोल रहे हैं वो तो और ही खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अगर लोन से एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन दिए थे, इफ डिमांड लोन or non-scheduled loans have been given, हो सकता है आपने डिमांड लोन दे दिया हो या ऐसा लोन दे दिया हो जिसका कोई रीपेमेंट शेड्यूल ही ना हो। तो एक बात बताओ कि टोटल लोन ग्रांटेड में रिलेटेड पार्टी को दिए गए लोन इन व्हाट परसेंटेज देयर? Whether the company has granted any loans or advances in the nature of loan, either repayable on demand or without specifying any terms and condition. If so, specify aggregate amount. एक
परसेंटेज देयर ऑफ टू टोटल लोन ग्रांटेड एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर। एक मिनट, तीन चीजें मैं अलग अलग कर दूं, तीन चीजें मैं अलग अलग कर दूं, एक मिनट। हैव बीन गिवन, तो क्या क्या बताना है? टोटल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, दूसरा परसेंटेज ऑफ ये वाले लोन, परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन जो है टू टोटल लोन, और तीसरा परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन अगेंस्ट द टोटल लोन क्या है? तो पहली चीज उसने पूछी कि भाई ये बता दे कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन कितना है, दूसरा परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन ग्रांटेड, मतलब ये जो आपने ये लिया है यहां पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, कौन से वाले लोन? ये वाले जो डिमांड लोन या ये है, ये टोटल लोन के परसेंटेज में कितना है। और उसके बाद एक चीज और कि इन लोन में से टोटल अमाउंट टू रिलेटेड पार्टी कितना दिया, इन लोन में से भी रिलेटेड पार्टी को कितना दिया। यानी बहुत क्लियर सी बात है दोस्त कि क्या आपने डिमांड लोन दी है? हाँ, तो डिमांड लोन दो लोगों को, तो डिमांड लोन टोटल कितने दिए? बोले सर टोटल 10 करोड़ के दिए। वेरी गुड। अच्छा, ये तो डिमांड लोन है 10 करोड़ का, ओवरऑल टोटल लोन कितने? बोले 80 करोड़ के। वेरी गुड। 80 करोड़ में से 10 करोड़ तुमने दे दिए किस कैसे? डिमांड लोन। तो 10 डिवाइडेड बाय 80 इज योर परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन ओवर द टोटल लोन। अब ये बता दो कि इस डिमांड लोन में से रिलेटेड पार्टी को कितने दिए, ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके कि कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टी को क्या किया? डिमांड लोन दिया। अपनी रिलेटेड पार्टी को डिमांड लोन दिया। किसने? कंपनी ने। बहुत इच्छा थी आप लोगों की कारो पढ़ने की, बहुत बोल रहे तो कारो कब कराओगे। आइए, तो अब 1 मिनट रुक जाओ। एक कंपनी में, रुको बताने तो दो, एक कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं 1 करोड़ के, उसमें से डिमांड लोन है 20 लाख के, और उस 20 लाख में से 12 लाख रुपए के लोन डायरेक्टर और उनके रिलेटिव को दिए हुए हैं। तो ऑडिटर को क्या बोलना पड़ेगा कि डिमांड लोन दिए हैं 20 लाख के, वो 20% है किसका? टोटल लोन का। हेलो, ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है? टोटल डिमांड लोन है 20 लाख के, 20% है टोटल लोन का, और इस 20 लाख में से 12 लाख लोन ऐसा है जो किसको दिया है? रिलेटेड पार्टी। अब समझ में आया? तू तो रहने दे, अभी तू थका हुआ इतना पानी लेके आया, तेरे को क्या समझ में आएगा? समझा तो दिया। टोटल लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने कितने दिए? 1 करोड़ के, उसमें से 20 लाख के डिमांड लोन है, बाकी सब शेड्यूल्ड लोन है या अनशेड्यूल्ड लोन है। डिमांड लोन समझते हो, कभी भी जाके खड़े होकर मांग ला। उस 20 लाख में से हमने देखा 12 लाख किसको दिए? रिलेटेड पार्टी को। अब मेरे को रिपोर्ट क्या करना है? मेरे को रिपोर्ट करना है भैया, सबसे पहला कि भैया डिमांड लोन दिए गए हैं 20 लाख के, एक, ये 20% होते हैं टोटल लोन का, 2, ओके, और टोटल 12 लाख के लोन ऐसे दिए गए हैं जो किसको दिए गए हैं? रिलेटेड पार्टीज। हेलो, मुझे 3 चीजें वहां रिपोर्ट करनी है, लेकिन इसकी शॉर्ट समरी खतरनाक बनने वाली है भाई साहब। लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, उसके बाद लोन, और उसके बाद एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन। ये एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एडवांसेस, जिन पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो। एडवांसेस थोड़ी कहलाते हो, तो लोन ही कहलाते। नाउ
अब इसके अंदर अपने को क्या क्या देना था? पहला तो पहले के अंदर सॉरी ए के अंदर ए और ए के अंदर बी, यहां देना था रिलेटेड पार्टी का और यहां देना था नॉन रिलेटेड पार्टी के बारे में। क्या क्या देना था? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया? दूसरा, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च कितना है? दूसरा, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च कितना है? यहां भी वही है। बी पॉइंट क्या बोले थे वो? व्हाट अबाउट द बी पॉइंट? बी पॉइंट था कि ये जो IGSLA ये जो भी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है। हेलो, दूसरा पॉइंट था कि टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था? सुनो सुनो, जो शेड्यूल्ड लोन्स आपने दिए थे, मतलब ठीक है अपन सीधे लिख देते, टाइमली रीपेमेंट हुआ या नहीं हो रहा है। और डी था मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू। हेलो, मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू है तो स्टेप्स टेकन हुए कि नहीं? ई क्या था? व्हाट वाज ई? फॉलिंग ड्यू अगर हुए हैं तो फ्रेश लोन तो नहीं दे दिए गए, रीशेड्यूल तो नहीं किया गया, सेटल तो नहीं किया गया। अगर किया गया है, इफ सेटल्ड और रीशेड्यूल्ड, तो रिपोर्ट करो। और एफ क्या है? व्हाट इज एफ पॉइंट? डिमांड लोन है ना, इसका डिमांड लोन का टोटल देना है। डिमांड लोन ड्यूरिंग द ईयर है कि बैलेंस शीट वाला है? पहले एक मिनट देखो। हाँ, तो क्या डिमांड लोन जो है, जो दिए गए हैं इन द नेचर ऑफ लोन, जो डिमांड लोन दिए गए हैं, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है उसमें? एग्रीगेट अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना है। उसके बाद दूसरा हमको क्या देखना है? परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट टू टोटल लोन्स। हेलो, और तीसरा हमको देखना है रिलेटेड पार्टी टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड लोन्स। रिलेटेड पार्टी का टोटल अमाउंट डिमांड लोन का कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ, इसको मैं और सुधार देता हूं थोड़ा सा, ये इसको एक मिनट, थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड लोन डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स, ये सही है। परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड लोन डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स, और उसके बाद रिलेटेड पार्टी टोटल अमाउंट डिमांड लोन्स, तीन चीजें रिपोर्ट करनी है।
हेलो, ई पॉइंट फिर से समझा दीजिए। अरे भैया अभी तो समझाया यार। भैया बैलेंस शीट में लो भैया, ई पॉइंट जिनको समझ में नहीं आया वो वापस समझ लो। ई पॉइंट में क्या बोला? ई पॉइंट में बोला कि क्या कोई टोटल लोन या एडवांसेस नेचर ऑफ ग्रांटेड जो फॉलन ड्यू है ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिन्यू किया, एक्सटेंड किया, फ्रेश लोन तो नहीं दे दिया। अगर दिया तो कितना अमाउंट दिया, रिन्यू किया, एक्सटेंड किया, बताओ। तो क्या दिक्कत है तुमको? यही तो बोल रहे हो कि जो लोन इस साल रिकवर होने वाले थे, कहीं उनके लिए फ्रेश लोन देकर उनकी मियाद तो नहीं बढ़ा दी। काय का फुल फॉर्म पूछ रहा भाई तू? एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन, AIL मतलब ऐसे एडवांसेस जो लोन है। लोगों को जब मैं ये पढ़ा रहा था तो उन्होंने ना मॉड्यूल खोल के देखा कि देखें यार ये जो पढ़ा रहा है वो मॉड्यूल में है कि नहीं, और जैसे उनने देखा तो बंद कर लिया, बोले इसमें तो और ज्यादा दिया हुआ है। तुम क्या समझते? तुम्हारे मन में कैसे कैसे क्रांतिकारी विचार आ रहे होंगे जब मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये मैं समझ सकता हूं। तुम सबने मॉड्यूल खोल के देखा कि आदमी ने क्या है, सिर्फ किताब लिख दी, ज्यादा झाड़ रहा है, फिर तुमने देखा ओ मॉड्यूल में तो इससे भी ज्यादा दिया है। चले आगे। 4 मार्क्स में बहुत मेहनत कराते भाई साहब, और तुम ऐसी बात कर नहीं सकते। तरुण सर ने 4-4 नंबर के लिए एक एक वीक टॉपिक पढ़ाए, और मैं तो अभी ऐसा मत करो, तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तुम बाकी टीचर का भी तो सोचो कि उनने 4-4 नंबर के लिए कितना कितना पढ़ाया। नाउ ग्रुप 1 में कारो नहीं है, नहीं 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 है, उनको मत दे देना, मर जाएंगे बेचारे ग्रुप 1 में, है ही नहीं उनको कारो। आज CA के लिए और इज्जत बढ़ गई। अभी रुक, तू बताता हूं तेरे को है क्या नया आ रहा है। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये CA नहीं करके वो जो नया आ रहा है वो कर ले यार, तो ये तो नहीं हो रहा, वो ही कर ले। तो मैं तुमको ये बता दूं वो है क्या। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट है। वो इसलिए लाया गया क्योंकि भारत में कॉमर्स के नाम पे कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। अब प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिग्री तो लानी पड़ेगी ना। तो अब बीकॉम तो अब आपको मालूम है कैसा है, वो आप देने जा ही रहे हो। तो कॉमर्स की स्थिति जो है फाइनेंशियल लिटरेसी की टोटली खत्म है। और मोदी जी का प्रोग्राम है कि 6वीं क्लास से बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना है। तो जो नया शिक्षा सिस्टम आ रहा है उसके अंदर वो 5वीं 6ठी क्लास से ही फाइनेंशियल लिटरेसी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जो चीजें बीकॉम में पढ़ाई जाती थी वो तो 5वीं से लेकर 12वीं तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, तो बोले ग्रेजुएशन में CA जैसे प्रोफेशनल कोर्स, CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स, CWA जैसे प्रोफेशनल कोर्स, MBA जैसे, इन सब का मिला के कॉकटेल बना के डिग्री बनाएंगे, ताकि ऐसे एम्प्लॉयबल यूथ तैयार किए जा सके जो कि इंडस्ट्री को कॉमर्स में सपोर्ट दे सके। अभी तो इंडस्ट्री के पास, मतलब बैंक के पास हालत यह है कि फ्रंट डेस्क पे बिठाने के लिए भी CA है और बैक डेस्क पे बिठाने के लिए भी CA ही है। CA के इक्विवेलेंट पावर मिलेंगे। देखो यार अब न्यूज़पेपर तो कुछ भी बोल सकता है, अभी मिलने तो दो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या LLB की काउंसिल और बार काउंसिल के पावर खत्म हो गए? नहीं हुए, बात खत्म हो गई। किसकी वैल्यू डिग्रीज हुई? क्यों? वो एक चिल्ला रहा है जो, जिसने खुद कभी प्रैक्टिस नहीं की, 15 लाख फॉलोअर लेके बैठा है, वो चिल्ला के कुछ भी बोल देगा तो तुम मान लोगे। उससे पहले ये तो पूछ लो कि वो जो 60 डेज और 90 डेज वाला था अभी तक वीडियो नहीं डाला यार, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए, तो आप टेंशन मत लो, जिसकी लिंक आपके पास आई थी, हाँ वो इंस्टा पे जो लिंक आई थी, जो भी पढ़ी थी आपने, वो एक ही आदमी जो आजकल CPA का प्रमोशन कर रहा है।
वो सीपीए का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसने उसको सीपीए बना के डाला है पूरे इंडिया में। आप मत टेंशन लो, पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, आप टेंशन मत लिया करो। चलिए, खुद की प्रैक्टिस के ठिकाने नहीं, आज तक खुद ने प्रैक्टिस नहीं की, कभी सड़कों पे धरना, कभी कहीं धरना, कभी कहीं धरना, और अब आके ये। आप मत डरो, मैं जिस दिन सीए ज्वाइन किया था उस दिन से लोग बोल रहे थे कि सीए का स्कोप तो अब कम हो रहा है। 1994 से सुनता हुआ आ रहा हूं कि सीए का स्कोप कम हो रहा है। बोले अब तो कंप्यूटर आ गए, सीए क्या करेगा। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोले अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, सीए क्या करेगा। फिर थोड़े दिन बाद बोले फेसलेस असेसमेंट आ गए, अब सीए क्या करेगा, है ना। तो ऐसे ही अब आगे बोलो ये नया आ गया सीआईए अब। और अरे भैया, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं आ रही है, एमबीए जैसी कोई नई डिग्री चाहिए तो लाओ, अच्छा है। आप उसको स्टेट्यूटरी पावर देके तो देखो, ऑडिट के। पढ़ना तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही पढ़ेंगे कि बिना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़े ऑडिट कर लेगा। टेल मी वन थिंग, कैन एनीबडी अलाउ इन दिस वर्ल्ड that an auditor who should be there without having standards on auditing? और अगर standards on auditing पढ़ना है और सीए के इक्विवेलेंट ही कोर्स लाना है तो फिर सीए का कोर्स क्या बुरा है। क्यों बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के आप सीआईए बना दोगे क्या? नहीं, दो कोर्स चलेंगे, एक डिस्टेंस लर्निंग जो आईसीआई कर रहा है और एक रेसिडेंशियल जो वहां कॉलेजेस में होगा। उसके एग्जाम, उसका कट ऑफ, एक नया धंधा बनेगा ना। सो हमारे लिए तो देखो, हाँ, हम दो टेस्ट करवाएंगे, एक सीए फाउंडेशन और एक सीआईए, दोनों की तैयारी करवाते हैं हम। चलिए, नया इंस्टीट्यूट बनकर कोर्स आने में उतना समय लगेगा जितने में आपका सीए हो जाएगा। आपके बच्चों को वो करवा देना, आप तो यही कर लो।